राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 आज स्टार्ट हुआ है। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसका नेम है एलिमेंट्री फंक्शंस। ठीक है, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैंने यहाँ साइड में लिख भी दिया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स चल रहे हैं और आज ही इसका चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है एलिमेंट्री फंक्शन। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की जो 3 बुक हैं, उसमें से अदर जो 2 बुक्स हैं, एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम बोलते हैं ओआर। वो दोनों के लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। वो कंप्लीट हो चुकी हैं दोनों बुक। तो अगर आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहां से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। और इस बुक के दोनों चैप्टर अगर आपको देखने हैं, प्रीवियस के, आज चैप्टर नंबर 3 है, प्रीवियस के 2 चैप्टर्स देखने हैं जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शन और एनालिटिक फंक्शंस पढ़ा है, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चा चैप्टर पढ़ता है तो सबसे पहले उसे चैप्टर का जो नेम है उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ रहा है तो एलिमेंट्री फंक्शंस होते क्या हैं। मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी कि एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन नोट की है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, मेन बस इसको समझने की ज़रूरत है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिए कि एलिमेंट्री फंक्शंस एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है लेट वी हैव वेरियस एलिमेंट्री फंक्शंस। हम यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। स्टडीड इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की फॉर्म में हम पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल किस में होते हैं? जहाँ पर आई जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर आई होता है वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, वी डिफाइन एनालिटिक फंक्शंस। अभी हमने जो इसका प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ा है वो एनालिटिक फंक्शंस पर ही था, जिसमें हमने सब कुछ जाना था कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं और कैसे सॉल्व होते हैं। एनालिटिक फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो एनालिटिक फंक्शन है दैट चेंज टू द एलिमेंट्री फंक्शन, वो किस में चेंज होता है? एलिमेंट्री फंक्शंस में। एलिमेंट्री फंक्शंस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे यहाँ पर नेमली करके मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथ्म, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दोनों आएंगे, सर्कुलर भी और हाइपरबोलिक भी। जैसे कॉस एक्स इज़ अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एंड कॉस हाइपरबोलिक, जब उसमें h अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमें ये जो बातें लिखी हैं, ये जो चीज़ें लिखी हैं और अच्छे से समझ में आएंगी। बस यहाँ पर यही समझना था कि एलिमेंट्री फंक्शंस जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी 2 आते हैं, सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं, उसके अंदर एलिमेंट्री फंक्शंस हम पढ़ेंगे जो कि एनालिटिक फंक्शंस का ही चेंज होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके, जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पर, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला वाला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? जैसे कि पावर में होते हैं, जिस तरह से, इस तरह से e टू दी पावर z, e टू दी पावर z में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब z को क्या लिख सकते हैं? जिसने मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर देखा होगा इस बुक का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसको तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये प्रीवियस वाले चैप्टर से लिंक होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि अगर आप ये वाला लेक्चर देख रहे हैं तो प्रीवियस के लेक्चर्स को देख लें। वहाँ पर मैंने बताया था z इक्वल्स टू क्या होता है? x प्लस आई वाई। z इक्वल्स टू क्या होता है? x प्लस आई वाई इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो e टू दी पावर z को हम क्या लिख सकते हैं? e टू दी पावर x प्लस आई वाई। मैं यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में ही बता रही हूँ। अब देखिए, e टू दी पावर x प्लस आई वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर x डॉट e की पावर आई वाई। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज यहाँ पर प्लस का साइन है, जब प्लस का होता है तो प्रोडक्ट में लिख देते हैं और जब माइनस का होता है तो डिवाइड में लिख देते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन है, हम इसको प्रोडक्ट में लिख देंगे, डॉट करके लिख देंगे, e टू दी पावर x डॉट e टू दी पावर आई वाई। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पर वर्क करते हैं। यहाँ पर
किस तरह से, देखिए e टू दी पावर x तो एज इट इज़ है, e टू दी पावर आई वाई, यहाँ पर हम e टू दी पावर x का एक्सपेंशन खोल लेते हैं, e टू दी पावर x का एक्सपेंशन खोल लेते हैं। तो यहाँ पर x के प्लेस पर क्या है, आई वाई, तो उसी तरह से हम यहाँ पर एक्सपेंशन खोलेंगे। क्या होगा, 1 प्लस आई वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस आई वाई की पावर क्यूब का अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस आई वाई की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इस तरह से तो खुलता है e टू दी पावर में जो कुछ भी टर्म हो उसका एक्सपेंशन। यहाँ पर आई वाई था तो हमने आई वाई लिख दिया है, ठीक है। अब हमने इस तरह से इसको लिख दिया है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, e टू दी पावर x को तो हमने e टू दी पावर x लिखा, प्लस 1 को भी एज इट इज़, आई वाई को भी एज इट इज़। यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। देखिए वाई स्क्वायर नेगेटिव कैसे हुआ, मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में कई बार बता चुकी हूँ। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1। सो यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, ठीक है। आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आई क्यूब की वैल्यू होती है माइनस के आई। ये सारी चीज़ें आप कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर्स में ही पढ़ के आए होंगे। सो यहाँ पर आई क्यूब की बदले हम लिख सकते हैं माइनस का आई वाई क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस आई की पावर 4 का मतलब होता है प्लस के 1, आई की पावर 4 का मतलब होता है प्लस के 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वाई की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल एंड प्लस सो ऑन। सबसे पहले मेरा यही मोटिव रहता है जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट कराती हूँ, चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। जैसे आप एलिमेंट्री फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर आएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करूँगी बच्चे को कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होता है। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सपोनेंशियल, तो मैं वही क्लियर कर रही हूँ आपको सबसे पहले, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कर लिया है हमने इस तरह से। अब देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, ई टू दी पावर एक्स को तो ऐसे लिखेंगे 1, ठीक है, माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस वाई की पावर 4, सॉरी प्लस वाई की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ये वाला मतलब ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म साथ में लिख लिया एंड अब इस वाले टर्म को लिख लीजिए प्लस आई। देखिए इस टर्म और इस टर्म में ये वाले टर्म्स बचे हैं ना, कौन कौन से बचे हैं, प्लस के आई वाई माइनस के आई वाई क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। इन दोनों में से मैं आई कॉमन ले लूँगी, आई कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा, वाई माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। इन दोनों टर्म्स में से आई कॉमन ले लिया, ये टर्म बचा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा किस तरह से होगा, ई टू दी पावर एक्स, ये किसका एक्सपेंशन बन रहा है। जिसने एक्सपेंशन अच्छे से पढ़े होंगे वो आराम से बता देगा, ये एक्सपेंशन बन रहा है कॉस का। सो हम लिख देंगे यहाँ पर कॉस वाई, और ये वाला एक्सपेंशन किसका बन रहा है, प्लस आई एज इट इज़, और ये एक्सपेंशन किसका बन रहा है, साइन का, साइन वाई, ठीक है। एक्सपेंशन अच्छे से याद होने चाहिए, ये कॉस का एक्सपेंशन होता है, ये वाई का एक्सपेंशन, ये साइन का एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। सो ई टू दी पावर जेड को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये भी लिख सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ये आपको क्लियर हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्लियर। अब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में याद रखनी होती हैं, कि मतलब छोटी छोटी बातें होती हैं पावर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता देती हूँ। जैसे नॉर्मल, जैसा मैंने आपको बताया अभी अभी, जैसे इस तरह से लिखा है ई की पावर z1 डॉट ई की पावर z2, सेम बेस पे पावर ऐड हो जाती है तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर z प्लस z2, ठीक है। ये समझे आप, अगर सेम बेस होता है ई टू दी पावर z1 प्लस ई टू दी पावर z2 है डॉट में, तो उसको हम ऐड करके लिख सकते हैं ई टू दी पावर z प्लस z2, ठीक है, z1 प्लस z2। अच्छा डिवाइड में होता है यही सेम, ई टू दी पावर z1 डिवाइड ई टू दी पावर z2, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई टू दी पावर z1 माइनस z2। ये तो बेसिक सा था, शायद आपको पता भी होगा, बट मैंने सोचा कि एक बार जब बेसिक्स बता रही हूँ तो अच्छे से बता दूँ आपको क्लियर करते हुए, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। देखिए थर्ड पॉइंट में नेक्स्ट पेज पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड पॉइंट में एक और होता है, जैसे आपको ध्यान रख सकते हैं, बहुत यूज़ होगा इस चैप्टर में, ई टू दी पावर आई पाई बाय
टू। ई टू द पावर आई पाई बाय टू को लिख सकते हैं इस तरह से, एंगल में लिख देते हैं तो इसको इस तरह से लिख देते हैं कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यूलर्स फॉर्म आपने पढ़ी होगी, यूलर्स फॉर्म प्रीवियस चैप्टर्स में या कह लीजिए प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने पढ़ी होगी। यूलर्स फॉर्म के अंदर आता है कि एंगल में जो होता है वो कॉस के एंगल में और साइन के एंगल में लिख देते हैं। ई टू दी पावर आई एक्स होता है तो लिखते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। यहाँ पर एक्स के प्लेस पर है पाई बाय टू तो पाई बाय टू लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर पाई होता तो पाई लिखते, जो भी होगा अल्फा होगा अल्फा, जो एंगल में होगा वहीं लिखना है, लेकिन लिखना इसी फॉर्म में कॉस पाई बाय टू प्लस आई साइन पाई बाय टू। क्लियर। अब इस तरह से आप ध्यान भी रख सकते हैं ई टू दी पावर आई पाई बाय टू की वैल्यू कहीं कहीं आपको यहाँ पर लगानी होगी इस चैप्टर में। तो ई टू दी पावर आई पाई बाय टू की वैल्यू होती है आई, कितनी होती है आई। अब आप सोचेंगे कैसे, तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे कॉस पाई बाय टू, कॉस 90 डिग्री कितना होता है 0, साइन 90 डिग्री कितना होता है पाई बाय टू का मतलब होता है 90 डिग्री, पाई बाय टू का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90 कितना होता है 1, तो आई की जब 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 आई, और कॉस पाई बाय टू 0, तो 0 प्लस आई आई, तो ई टू दी पावर आई पाई बाय टू की वैल्यू भी आई होती है। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ होती हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है जिसमें डिग्रीज में दिया होता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। सो ये आपने टेबल 10th क्लास में याद की होगी, बिल्कुल बेसिक्स जब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी होगी तो वहाँ पर आप ये पढ़कर आए होंगे। तो मेरे को लिखना नहीं चाहिए बट मैं फिर भी लिख देती हूँ। कॉस पाई बाय टू होता है 0 एंड साइन पाई बाय टू होता है 1, क्योंकि बच्चे कभी कभी इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, कॉस पाई बाय टू को 1 बोलते हैं, साइन पाई बाय टू को 0 बोलते हैं। सो मेन कंक्लूजन ये निकला है कि ई टू दी पावर आई पाई बाय टू की वैल्यू होती है आई। इसी तरह से ई टू दी पावर फोर्थ वाला लिख लीजिए आई पाई, इसको क्या लिखेंगे आप कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, यही तो लिखेंगे, एंगल में पाई है तो पाई लिखेंगे। सो ई टू दी पावर आई पाई की वैल्यू कितनी होगी, ई टू दी पावर आई पाई की वैल्यू होगी -1। अब ये -1 कैसे आया, तो देखिए कॉस पाई होता है -1, साइन पाई होता है 0, कॉस पाई होता है -1 और साइन पाई होता है 0, तो इसकी वजह से यहाँ पर -1, साइन पाई 0 हो जाएगा, आई की 0 से मल्टीप्लाई होगी, खत्म, कॉस पाई -1। कॉस जो ऑड पाई होता है वो -1 देता है, इवन पाई जो होता है वो +1 देता है, साइन ऑल पाई 0 देता है। ठीक है, ये छोटे छोटे बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एक और चीज़, ई टू दी पावर जेड अगर आपको कहीं मॉड में मिल जाता है तो इसको इस तरह से लिख देना है, ई टू दी पावर जेड को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया मैंने, एक्स प्लस आई वाई विद इन मॉड, मॉड को सेपरेट कर देते हैं, ई टू दी पावर एक्स सेपरेट, ई टू दी पावर आई वाई सेपरेट। इस तरह से हम इसको सेपरेट करते हैं, फिर इसको इस तरह से लिखते हैं, ई टू दी पावर एक्स का मॉड ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर आई वाई को क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आई वाई को, जैसे यहाँ पर आई पाई बाय टू था, आई वाई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसकी तरह सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल नहीं बनाना, डायरेक्ट लिखेंगे। क्या चाहिए, पूरा एक्सपोनेंशियल निकाल के हमने एक्सपेंशन फाइंड करके निकला क्या था, ई टू दी पावर आई वाई को कॉस वाई प्लस आई साइन वाई लिख सकते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, इसको लिख देंगे कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ठीक है, ये कहाँ से आया, विद इन मॉड, ये कहाँ से आया, यहाँ अभी मैंने पूरा सॉल्व करके बताया था आपको एक्सपेंशन से कि ई टू दी पावर आई वाई को हम लिख सकते हैं कॉस वाई प्लस आई साइन वाई, वही मैंने लिखा है, बट यहाँ पर मैंने मॉड में लिखा है। मॉड कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मैंने उसमें बताया था कि मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले टर्म का स्क्वायर और सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वाई, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई विद इन अंडर रूट, इस तरह से लिखते हैं। सो ई टू दी पावर एक्स कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ से ई टू दी पावर एक्स, तो यानी कि ये कंक्लूजन निकला कि ई टू दी पावर जेड का जो मॉड होता है वो इक्वल होता है ई टू दी पावर एक्स की, ई टू दी पावर जेड का जो मॉड होता है वो ई टू दी पावर एक्स की इक्वल होता है। कहीं कहीं आपको यूज़ करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लगाएंगे ई टू दी पावर एक्स। क्लियर, ठीक है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है भाई, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी है, एंगल में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, एक्स हो वाई हो अल्फा हो, बट कॉस और साइन को जब स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं तो वहाँ पर 1 मिलता है। ठीक है,
एक बात और ध्यान रखिए, छोटे छोटे नोट्स हैं। मॉड जेड को हम लिख देते हैं आर लिख देते हैं, या फिर इस तरह से लिख देते हैं z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। अच्छा, z की वैल्यू होती है z इक्वल्स टू के आर ई की पावर आई थीटा। ये कहाँ से मिलती है? यहीं से मिलती है। z इक्वल्स टू के एक्स प्लस आई वाई होता है। जब हम इसकी पोलर फॉर्म लगाते हैं ना, x इक्वल्स टू के आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू के आर साइन थीटा, सॉल्व वॉल्व करते हैं तो यहाँ से ई की पावर आई थीटा ही मिलता है। कैसे मिलता है? फर्स्ट लेक्चर जो था ना मेरा, मैंने उसमें बताया था, तो वहाँ से जाकर अगर आप देख सकते हैं, अगर आपको डाउट है कि z इक्वल्स टू के आर ई की पावर आई थीटा कैसे आया। तो ये सब हैं जो आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। तो हेडिंग डाल लीजिए, लॉगरिथम फंक्शन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो जिस तरह से एक्सपोनेंशियल इतना बड़ा गया, लॉगरिथम इतना बड़ा नहीं जाएगा। इसमें बस एक दो ही फॉर्मूले होते हैं लॉगरिथम के, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री के भी इतने नहीं होते हैं, मेन होते हैं जो आपको पता ही होंगे। तो लॉगरिथम फंक्शन में आप एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे इस चैप्टर में, log x प्लस आई वाई। इस तरह से आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू, आपको लिखना है इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपको फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब मैं बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। log x प्लस आई वाई को 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स y अपॉन x। एक आप इस फॉर्म में भी पढ़ेंगे, log z मिलेगा आपको, तो आपको इस तरह से लिखना होगा, मतलब कैपिटल log z मिलेगा तो वहाँ पर स्मॉल log z माइनस 2n पाई, मतलब आप प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी। इस तरह से आप लिखेंगे log z प्लस 2n पाई या फिर माइनस 2n पाई, जिस 2n पाई आई जिसकी भी नीड करेगी। कहीं पर आपको माइनस करने की नीड होगी तो आप माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कहीं पर आपको प्लस करने की नीड होगी वहाँ पर आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और इसमें तो इतना ही था बस, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में ये 3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हो तो लॉग में तो कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पर बता देती हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हेडिंग डाल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो ये मैंने हेडिंग डाली है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉर्मल आपको पता है, साइन जेड, साइन कॉस टैन, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। एक तो आप ये वाली बात ध्यान रखेंगे, ई टू द पावर आई जेड है तो इसको लिख सकते हैं कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, ये बात तो पता होगी। और अगर पावर में नेगेटिव है, ई टू द पावर माइनस आई साइन जेड, आई माइनस के आई जेड है तो कॉस जेड माइनस आई साइन जेड लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यूलर्स फॉर्म से ये आया है। एक यूलर्स फॉर्म में भी होता है, जैसे कॉस जेड है तो आप लिख सकते हैं ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस के आई जेड अपॉन 2। अगर साइन जेड है तो आप लिख सकते हैं ई टू द पावर आई जेड, साइन जेड है तो माइनस ई टू द पावर माइनस आई साइन आई जेड अपॉन 2i। देखिए ये यूलर्स फॉर्म होती है, ठीक है। यूलर्स फॉर्म के अंदर ये फॉर्मूला होता है, कॉस जेड को इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन जेड को इस तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कॉस वाले में तो प्लस होता है और साइन वाले में बीच में माइनस होता है, और साथ में कॉस में ना अपॉन में केवल और केवल 2 होता है, लेकिन साइन वाले में अपॉन में 2i होता है, आई भी साथ में होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी नॉर्मल चीज़ें सारी, जिसका ट्रिग्नोमेट्री का बेस क्लियर होगा उसको बहुत इजी लग रही होंगी। साइन टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, तो वो लिखा है टेन जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन कॉस जेड। इसी तरह से कॉट को, टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का अपोजिट होता है कॉट, तो क्या लिख सकते हैं इसका उल्टा कर देंगे कॉस जेड अपॉन साइन जेड। बाकी सेक जेड आपको पता है, सेक किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो 1/cos जेड लिख सकते हैं। कॉसेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक होता है साइन का उल्टा, यानी कि 1/sin जेड। ये सब कुछ आप 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे, बट इसमें ये सारी बातें आपको जानना ज़रूरी है, तो आप जान लीजिए। इस तरह से एक बात और ध्यान रखिए, साइन माइनस के जेड है तो वो इस तरह से हो जाएगा माइनस साइन जेड, ठीक है। एंगल में नेगेटिव हो, नेगेटिव बाहर आ जाता है, बट अगर यही सिचुएशन कॉस के साथ होती है, कॉस माइनस जेड, तो कॉस जेड हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कॉस जो है वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है नेगेटिव साइन को, ठीक है।
साइन नहीं करता, बाहर दे देता है, कॉस पॉजिटिव हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे साइन ए प्लस बी के, जैसे हम यहाँ पर जेड की फॉर्म में पढ़ेंगे, बिकॉज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक चल रही है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जेड में मिलेंगे आपको ज़्यादातर सारे टर्म्स। तो यहाँ पर साइन जेड प्लस Z2 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन Z1 कॉस Z2। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है कॉस Z1 साइन Z2। इसी तरह से कॉस का ले लीजिए, कॉस Z1 प्लस Z2, इसका फॉर्मूला होता है कॉस Z1 कॉस Z2 माइनस साइन Z1 Z2 साइन Z2। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला मिलेगा। इस तरह से आपको यहाँ पर साइन 2Z का फॉर्मूला मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं आप, ये समझ लीजिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन 2Z का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन Z कॉस Z। कॉस 2Z के 3 फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2Z के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है कॉस स्क्वायर Z माइनस साइन स्क्वायर Z, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर Z माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर Z। ये सारे फॉर्मूले होते हैं, कॉस 2Z के 3 फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना एलिमेंट्री फंक्शंस के, तो इन सारे फॉर्मूलोज की आपको नीड होगी। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और क्या बचता है बताने के लिए, जैसे ये भी नॉर्मल सी बात है, साइन π/2 प्लस Z क्या देगा, कॉस Z, साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे साइन π/2 माइनस Z। अभी प्लस वाला पढ़ा, माइनस वाला पढ़ेंगे तो ये क्या देगा, माइनस के साइन Z। ये आपने उस जो डायग्राम बना के पढ़ते हैं ना, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो वहाँ से आप ये सारे फंक्शंस पढ़ के आए होंगे। तो बस मेन आपको 3 ध्यान रखने होते हैं, एक π/2 का, एक पाई का, एक 2 पाई का। तो साइन प्लस Z क्या देगा, माइनस का साइन Z। ठीक है, मैंने यहाँ गलत बता दिया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 की चीज़ तो चेंज होती है, यहाँ पर कॉस देगा, कॉस Z, साइन 90 माइनस Z है तो यहाँ पर कॉस Z देगा। ठीक है, साइन पाई प्लस Z माइनस के साइन Z, और साइन पाई माइनस Z इज साइन पाई माइनस Z इज साइन Z, पाई की चीज़ नो चेंज। साइन 2 पाई माइनस Z, ठीक है, साइन 2 पाई माइनस Z कितना देगा, माइनस के साइन Z, एंड साइन 2 पाई प्लस Z कितना देगा, साइन Z। ठीक है, माइनस वाले में माइनस है, प्लस वाले में प्लस है। ये सारे आपको याद होने चाहिए, जब क्वेश्चंस करेंगे फटाफट आप लिख दीजिए। तो इनको अच्छे से आज याद कर लें इस लेक्चर में, जो हम फर्दर लेक्चर्स में जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। हाइपरबोलिक फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर ही है हाइपरबोलिक फंक्शन। नेक्स्ट पेपर पे मैं बता देती हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने इस चैप्टर के इस लेक्चर में कवर किए हैं, तो ये लास्ट टॉपिक है, ये भी इसमें कवर करते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। फिर कुछ नहीं बचेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने के लिए बचेंगे बस हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होता है, मैंने जैसे बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में अगर h अटैच होता है तो उसको हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ते हैं। जैसे साइन Z है तो वो तो कॉस Z है, साइन Z है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, मैं इसमें h और अटैच कर देती हूँ, हाइपरबोलिक फंक्शंस कहलाते हैं। साइन हाइपरबोलिक Z है, जैसे हमने साइन Z यहाँ पर पढ़ा था ना, e⁻z माइनस e⁻−iz/2l, यहाँ पर हम इस तरह से पढ़ते हैं e⁻z माइनस e⁻−z ओवर 2। यहाँ पर आपको आई नहीं मिलेगा। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक Z का फॉर्मूला हो जाएगा e⁻z प्लस e⁻−z/2। तो इस तरह से आपको यहाँ पर हाइपरबोलिक के फंक्शंस के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर आपको आई नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइपरबोलिक में आई नहीं होता। सेम प्रोसेस होगा जैसे मैंने अभी आपको बताया, tan Z साइन अपॉन कॉस होता है, यहाँ पर tan हाइपरबोलिक Z होता है साइन हाइपरबोलिक Z एंड कॉस हाइपरबोलिक Z। हाइपरबोलिक में कहीं कहीं चेंजेस होते हैं, कहीं कहीं चेंजेस नहीं होते हैं। कॉट इसका अपोजिट होता है, तो कॉट हाइपरबोलिक Z कितना होगा, इसका अपोजिट होता है कॉस हाइपरबोलिक Z अपॉन साइन हाइपरबोलिक Z। इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, सेक हाइपरबोलिक Z, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक Z। ठीक है, कॉसेक किसका होता है, साइन का, तो कॉसेक हाइपरबोलिक Z इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक Z। तो ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, जिसमें डाउट नहीं है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को नहीं पता होता है। साइन IZ
ये वाला आपने शायद नहीं पढ़ा हो भले। साइन आई जेड की वैल्यू होती है हाइपरबोलिक में आई साइन हाइपरबोलिक जेड, ये बात ध्यान रखना, आई साइन हाइपरबोलिक जेड। और कॉस आई जेड की वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक जेड। मतलब हाइपरबोलिक की कंडीशन में कॉस वाले में तो आई बाहर नहीं आता, साइन वाले में आई बाहर आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखने की है, ठीक है। सो ये वाली बात ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। अच्छा, टेन में भी यही होता है, बाहर आ जाता है। टेन आई जेड लिखा हो तो आई बाहर आ जाएगा, टेन हाइपरबोलिक जेड आ जाएगा। बिकॉज देखिए ना, टेन को आप लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन का बाहर आता है तो टेन का भी बाहर ही आएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर में कॉस होता है एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पर टेन आई जेड को लिख सकते हैं आई टेन जेड, ठीक है। बाकी साइन जेड को इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस आई वाई, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि जेड को हम एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप फॉर्मूला खोल सकते हैं साइन एक्स कॉज हाइपरबोलिक वाई प्लस आई कॉज एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, साइन हाइपरबोलिक वाई। ये आपको अच्छे से ध्यान रखने का है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इधर देखिए साइन स्क्वायर जेड प्लस कॉस स्क्वायर जेड 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाइपरबोलिक में अलग हो जाता है, हाइपरबोलिक में होता है माइनस में, यानी कि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड इज माइनस इज 1, बीच में माइनस है तब 1 है हाइपरबोलिक की कंडीशन में। तो ये छोटी सी बात है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, बट हाइपरबोलिक की वजह से यहाँ पर बीच में माइनस का होता है। बाकी देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड होता है सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड, एंड 1 माइनस कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड इज इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर हाइपरबोलिक जेड। ये वैल्यू होती है माइनस का होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो आप यूज़ करते हैं वो प्लस के करते हैं, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर जेड इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर जेड, ठीक है। बट यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है हाइपरबोलिक में, बस हाइपरबोलिक में यहीं पर चेंज हो जाए, बाकी इन सब में तो कोई चेंज है नहीं, ठीक है। इस वाले में कि टेन को क्या लिखा, कॉस को क्या लिखा, सेक को यहाँ पर, बट इस वाले में ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसिक्स वाली, इसमें चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, साइन माइनस के हो जाता है। सो ये थे सारा इसका कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का। मेरा हमेशा जब भी फर्स्ट लेक्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि मैं उसमें सब कुछ फॉर्मूलेज बता देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड और सारे बेसिक्स बता देती हूँ। इसमें मैंने हाइपरबोलिक फंक्शन डिस्कस कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और आपके एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, तो ये वाला लेक्चर अच्छे से देख लेना, समझ लेना। नहीं आए समझ में, कोई डाउट रहे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।